हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट रूल्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसे शॉर्ट में SHWW यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसे 2013 में लागू किया गया था और एग्जैक्टली 22 अप्रैल 2013 में लागू किया गया। इसमें टोटल 30 सेक्शंस दिए गए हैं। तो इसके अगर बैकग्राउंड के बारे में जाने तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, विशाखा Vishakha and others versus स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो है दिया था प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो इसे अपने रिक्रूटमेंट रूल्स या सर्विस रूल्स में इनकॉर्पोरेट करे, और गवर्नमेंट ने इसे अपने सर्विस रूल्स में इनकॉर्पोरेट किया। आइए हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे SHWW-PPR शॉर्ट में कहा जाता है, इसे लागू किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने CCS कंडक्ट रूल, जिसे हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, आप उसे दोबारा जाके देख सकते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 में रूल 3C ऐड किया, जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन को प्रिवेंट करने के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, इसमें भी गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली उसमें अमेंडमेंट किया। में गवर्नमेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया कि व्हाट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सेक्शन 2N जो पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2N है, वो डिफाइन करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। तो एनी फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, डिमांड या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स ऑल्सो जो है, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूडेड है। शोइंग एनी टाइप ऑफ पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये 5 चीजें जो है, ये डायरेक्टली आपका, अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हुए पाए जाते हैं तो ये डायरेक्टली अमाउंट होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। अदर एक्ट्स में जो इंक्लूडेड है वो है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर ये वादा करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप देने का वादा करते हैं, तो वो भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंट ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनके एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुंचाने का बात करते हैं, थ्रेट देते हैं, तो भी वो जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट अमाउंट करता है। इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट मतलब कि निहित या डायरेक्टली थ्रेट देते हैं, तो वो जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में इंप्लाई करता है। नेक्स्ट है थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। भविष्य में भी अगर आप उनको नुकसान पहुंचाने का बात करते हैं तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है। इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिंग और होस्टाइल वर्क और इन्वायरमेंट फॉर हर। अगर उनके लिए होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट अगर आप पैदा करते हैं तो भी जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट अमाउंट करता है। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। तो ये एक्चुअली बहुत ब्रॉड हो जाता है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई काम जिसके वजह से उनका हेल्थ या सेफ्टी कंसर्न जो है वो होता है, तो वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में अमाउंट करता है।
तो हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन देख लिया। अब देखते हैं वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो सेक्शन 2O ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट जो है डिफाइन करता है वर्क प्लेस को। और वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, स्टैब्लिशमेंट, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government। तो अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलता है तो वो सभी जो है वर्क प्लेस के डेफिनेशन के अंदर आता है, सेक्शन 2O के एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ये भी जो है वर्क प्लेस के अंदर आता है, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स। नेक्स्ट है एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू वेदर रेसिडेंशियल और नॉट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी रिलेटिंग देयर टू। तो ये कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पर जो है ट्रेनिंग होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है, तो ये सभी वर्क प्लेस के डेफिनेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। तो अगर ऑफिस आने जाने के लिए भी अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है तो वो भी वर्क प्लेस के अंतर्गत आता है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं तो भी वो जो है वर्क प्लेस के डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस। तो जो भी आपका ड्वेलिंग प्लेस यानी कि रेसिडेंशियल प्लेस है या जहां पे आप रह रहे हैं, जो आपका घर है, वो वर्क प्लेस के डेफिनेशन के अंतर्गत आता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द SHWW एक्ट। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कंप्लेंट कमिटी। कंप्लेंट कमिटी में कौन कौन होता है उसका देखते हैं कंपोजिशन। तो कंप्लेंट कमिटी दो तरह का बनता है। पहला है ICC, जिसे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कहा जाता है। तो जहां भी विद और मोर देन 10 एम्प्लॉय, जहां भी 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं, वहां ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना मैंडेटरी है। जहां 10 से कम एम्प्लॉय है वहां लोकल कंप्लेंट कमेटी बनता है। लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होता है? DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं और यही लोकल कंप्लेंट कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर बात करें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट ऑल ऑफिस, गवर्नमेंट जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा एट ऑल ऑफिस सबऑर्डिनेट यूनिट्स, सारे ऑफिसेस और उनके सबऑर्डिनेट यूनिट में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गवर्नमेंट को बनाना है, जिसका टेन्योर मैक्सिमम 3 इयर्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन, या फॉर्मेशन, जिस दिन से वो कमिटी बनेगा उस दिन से मैक्सिमम 3 इयर्स तक उनका टेन्योर होगा। तो अब इस कमेटी में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो हेड करता है। तो ये मैंडेटरी है कि इस एक्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो वुमेन एम्प्लॉय होगी, सीनियर लेवल की एक वुमेन एम्प्लॉय होगी। अगर सीनियर लेवल की वुमेन एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है तो अदर ऑफिसेस के जो सीनियर लेवल की जो वुमेन एम्प्लॉय है उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं। अगर अदर सबऑर्डिनेट यूनिट्स में भी अवेलेबल नहीं है तो अदर डिपार्टमेंट से भी नॉमिनेट किया जा सकता है। फिर है एटलीस्ट 2 वुमेन एम्प्लॉय मेंबर्स। तो दो कम से कम वुमेन एम्प्लॉय मेंबर होंगी जो सोशल या लीगल नॉलेज होगा जिनको इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है 1 पर्सन
जो है वो एनजीओ या एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से 1 पर्सन को नॉमिनेट किया जाए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? टू ऑब्जर्व न्यूट्रलिटी, कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर रहे, इम्पार्शल रहे, फेयर एंड इम्पार्शल रहे इन्वेस्टिगेशन, और अनड्यू प्रेशर जो है कमेटी पे ना पड़े। इसीलिए एक पर्सन एनजीओ या इस तरह के एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है। और इनका फी अलाउंसेस, जो पर्सन है इनका फी अलाउंसेस कौन देगा? तो जो एम्प्लॉयर है जिसने आईसीसी फॉर्म किया है, वो जो है इनका फी अलाउंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट वो उनको पे करेंगे। और इस कमेटी में कम से कम एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर, जितना भी मेंबर है उनका 50% कम से कम जो है शुड बी वुमेन, महिलाएं होनी चाहिए। तो ये जो है कंपोजिशन है कंप्लेंट कमेटी का। नोट में कहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी जूनियर टू द चार्ज्ड ऑफिसर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, हम सीनियर लेवल ऑफिसर को एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना रहे हैं, अगर चार्ज्ड ऑफिसर या जो एक्यूज्ड है अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी बड़ा है तो भी उसमें कोई इशू नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जूनियर हो सकता है एक्यूज्ड से। कंप्लेंट कमिटी, अब इसके लिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो बना है इस एक्ट में, इसे ट्रीटेड एज इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो इसको इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है जिसे अपॉइंट किया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और इसका रिपोर्ट जो भी है उसे भी इंक्वायरी रिपोर्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। मैनर ऑफ इंक्वायरी की बात करें कि इंक्वायरी किस तरीके से होता है, तो एग्रीव्ड वुमेन, जो भी पीड़ित महिला है, तो पीड़ित महिला का नो एज लिमिट, वो किसी भी एज की हो सकती है। रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेंगी, खुद रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेंगी। अगर रिटर्न कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती हैं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको असिस्ट करेंगी रिटर्न कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अगर वो खुद रिटर्न कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती हैं तो अपने लीगल हायर या रिलेटिव फ्रेंड्स के थ्रू वो फाइल कर सकती है। तो जनरली इसमें है कि 6 कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस, 6 कॉपीज देना होता है। लेकिन अगर आप एक कॉपी भी सबमिट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। और ये जो कंप्लेन है, ये जो रिटर्न कंप्लेन है, वो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इंसिडेंस, अगर एक इंसिडेंस है तो विद इन 3 मंथ्स, अगर बहुत सारा इंसिडेंस हुआ है तो लास्ट इंसिडेंस के 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लेन फाइल करना है। अगर आप 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं तो वो कमिटी के ऊपर है कि आपको वो रिलैक्स करती हैं कि नहीं करती है। लेकिन कमिटी चाहे तो ये 3 मंथ्स का टाइम जो है रिलैक्स कर सकती हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि किस वजह से आप नहीं फाइल कर पाए, वो रीजन देना होता है। नेक्स्ट है कंप्लेंट कमिटी शैल सेंड वन ऑफ द कॉपीज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्रीव्ड वुमेन टू द रिस्पोंडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। तो ये रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा? जो भी चार्ज्ड ऑफिसर है, चार्ज मीन्स या एक्यूज्ड ऑफिसर है, वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट हो जाएगा। तो कंप्लेंट कमिटी जो है एक कॉपी जो है रिस्पोंडेंट को भेजेंगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के अंदर उनको भेजना है। रिस्पोंडेंट जो है अपना रिप्लाई, डॉक्यूमेंट, विटनेस अगर कोई है तो उसके साथ विद इन 10 डेज जो है वो अपना रिप्लाई सबमिट करता है कमिटी को। The complaint committee shall make inquiry into the complaint accordance with the principle of natural justice। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार कंप्लेंट कमिटी को इंक्वायरी करना है। बेसिकली जो भी एक्यूज्ड हैं उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका उनको देना है। तो कंप्लेंट कमिटी के पास जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले वो प्रिलिमिनरी या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करती है। Complaint committee ascertain and verify allegations, collects the documentary evidence as well as recording statement of any possible witness including the complainant। तो complaint committee सबसे पहले fact finding inquiry या preliminary inquiry या initial stage inquiry करती है। इसमें वो पता लगाती है कि जो कंप्लेंट है वो सही है कि नहीं है, कोई सब्सटैंशियल एविडेंस है कि नहीं, और अगर है तो उसको वेरीफाई करती हैं एलिगेशन को,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कलेक्ट करती हैं, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती हैं, अगर कोई विटनेस है तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में रिकॉर्ड होता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बाद अगर कमिटी पाती है कि इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, अगर प्राइमा फेसी पहले नजर में अगर लगता है कि केस एग्जिस्ट करता है, केस बनता है, एलिगेशन सही है, तो वो एप्लीकेशन को पुलिस को भी फॉरवर्ड कर सकती हैं। मे फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉर रजिस्टरिंग द केस। जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट अपना कंप्लीट कर लेती हैं और उनको लगता है कि केस बन रहा है, तो उस दिन से 7 दिन के अंदर वो कंप्लेंट पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती हैं। Be given an opportunity of being heard and a copy of the finding shall be made available to both the parties, enabling them to make representation against the findings before the committee। तो कमिटी का जो इनिशियल जो भी फाइंडिंग्स है तो एक कॉपी दोनों पार्टीज को मिलेगा और दोनों का बात सुना जाएगा, तभी कमिटी जो है उसको प्रोसीड कर सकती है। और कमिटी का जो पावर है वो सिविल कोर्ट के बराबर है। सिविल कोर्ट का जो पावर होता है वही पावर कमिटी के पास भी है। और वो पावर के यूज में क्या क्या कर सकती है? समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, requiring the discovery and production of documents and any other matter which may be prescribed। तो कमिटी जब इंक्वायरी कर रही है तो उसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, वो समन कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, और एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब। अब ये जो इंक्वायरी है कमिटी का, ये 90 डेज के अंदर, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमने देखा कि जो एग्रीव्ड वुमेन है, एग्रीव्ड वुमेन को रिटन कंप्लेंट फाइल करना होता है विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंस या लास्ट इंसिडेंस। लेकिन कंप्लेंट कमिटी जो है, अगर किसी कारण से महिला जो है कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाती है, तो ये 3 months का टाइम रिलैक्स कर सकती हैं फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 months। 3 months और टाइम दे सकती हैं, लेकिन उनके लिए उनको रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किस वजह से जो वुमेन है वो अपना कंप्लेन विद इन द टाइम लिमिट फाइल नहीं कर पाए। अब है एक्स पार्टी डिसीजन बाय द कमिटी। इफ आइदर पार्टी नॉट प्रेजेंट ऑन 3 consecutive hearings, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी लगातार 3 consecutive hearing में प्रेजेंट नहीं होती है, तो कमिटी जो है एक्स पार्टी एक तरफा डिसीजन दे सकती है बाय गिविंग 15 days एडवांस नोटिस। तो डिसीजन लेने से पहले 15 दिन पहले उनको एडवांस नोटिस जो भी पार्टी है उनको देना होगा, और उसके बाद वो एक तरफा डिसीजन ले सकती है। Legal practitioners to represent not allowed at any stage of the proceeding before the complaint committee। तो अब कंप्लेंट कमिटी इनिशियली जब एलिगेशंस को वेरीफाई कर रही है, तो उस समय लीगल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो या एग्रीव्ड वुमेन हो, चाहे पीड़ित हो चाहे एक्यूज्ड हो, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मिनिमम 3 मेंबर ऑफ द कमिटी टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। तो इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए 3 मेंबर इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस 2 more members रिक्वायर्ड है। इंक्वायरी करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर होना चाहिए। The complaint committee shall provide a report of its finding to the employer within a period of 10 days from the date of completion of the inquiry, and such report be made available to concerned parties। तो जो कंप्लेंट कमिटी है वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयर को 10 दिन के अंदर, जिस दिन से इंक्वायरी कंप्लीट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी के 10 दिन के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर को रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये जो रिपोर्ट है दोनों पार्टीज को अवेलेबल कराया जाएगा। अब एलिगेशन नॉट प्रूवन। अब अगर कमिटी पाती है कि एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ है, तो ड्रॉप द एलिगेशन एंड नो एक्शन। उस केस में क्या होगा? एलिगेशन ड्रॉप हो जाएगा और कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। एलिगेशन प्रूवन,
अगर इनिशियली कमिटी को ये लगता है कि एलिगेशन जो है सही है और जो भी उनका इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आता है कि एलिगेशंस आर प्रूवन, देन जो कमिटी है वो रेकमेंड कर सकती है डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर लेड डाउन प्रोसीजर अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल 1965, CCS सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1965. Control Classification and Appeal, CCA means Control Classification and Appeal Rules 1965 के अनुसार जो है वो इस पे एक्शन ले सकती है. अब disciplinary authority after report of inquiry authority may take decision to issue formal charge sheet and reply of the alleged officer may be sought before initiating disciplinary inquiry. तो अब अगर एलिगेशन प्रूवन है और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रेकमेंड किया जाता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर्मल चार्जशीट इशू कर सकती है और एलिज्ड ऑफिसर जो एक्यूज्ड ऑफिसर है उसका भी रिप्लाई चार्जशीट इशू करने से पहले वो उनको लेना है. एक्यूज्ड ऑफिसर का भी रिप्लाई उनको लेना पड़ेगा डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले. मैनर ऑफ इंक्वायरी हमने देख लिया. अब देखते हैं कि कमिटी के पास क्या क्या पावर्स है. पावर्स ऑफ द कमिटी टू मेक रिकमेंडेशन. ट्रांसफर एग्रीव्ड वुमेन चार्ज्ड ऑफिसर टू एनी अदर वर्क. तो जो कमिटी है वो रेकमेंड कर सकती है या तो पीड़ित महिला या चार्ज्ड ऑफिसर जो एक्यूज्ड पर्सन है दोनों में से किसी को भी ट्रांसफर कर दिया जाए to any other workplace. Grant leave to the aggrieved woman up to a period of 3 months. 3 महीना 3 months या 90 days का लीव जो है पीड़ित महिला को दिया जा सकता है. The leave will not be deducted from her leave account. और ये लीव अकाउंट से लीव डिडक्ट नहीं होगा as per rule 48 of the CCS लीव रूल्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. और any other relief as prescribed in the act. एक्ट के अनुसार और भी कोई भी रिलीफ जो है कमिटी रेकमेंड कर सकती है. टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर. चार्ज्ड ऑफिसर के सैलरी या वेजेस से जो अमाउंट है या सैलरी जो है वो डिडक्ट कर सकती है कमिटी. लेकिन अगर ये कमिटी रेकमेंड करती है टू डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम सैलरी और वेजेस, इसको जो रूल 11 ऑफ सीसीए रूल है इसको पेनाल्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डिसीजन को पेनाल्टी के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा. ये बेसिकली होता है अगर जो एग्रीव्ड वुमेन है वो मेंटल ट्रॉमा सफर की है या मेंटल ट्रॉमा या लीगल कॉस्ट को कवर करने के लिए जो है वो कमिटी ये रिकमेंडेशन कर सकती है. टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंप्लेनेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. If the allegation is malicious or the complainant knows it to be false or has produced any forged or misleading document. तो अगर कोई कंप्लेनेंट फॉल्स एलिगेशन लगाता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो एलिगेशन है वो सही ना हो और उन्होंने जानबूझ करके फॉल्स एलिगेशन लगाया है, तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी एक्शन जो है कमिटी ले सकती है, उसको रेकमेंड कर सकती है एक्शन लेने के लिए. या कोई फॉर्ज या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट जो है कमिटी के सामने रखा गया उसके लिए भी कमिटी एक्शन ले सकती है. ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन restrain the respondent from reporting on the work performance of the aggrieved woman or retain her confidential report and assign the same to another officer. अब अगर जो वुमेन एम्प्लॉय है वो अपने सीनियर के अगेंस्ट में कंप्लेन किए हैं तो जो कमिटी है वो इस चीज को रिस्ट्रेन कर सकती है कि ये सीनियर ऑफिसर इनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है नहीं लिखेगा और कोई अदर सीनियर ऑफिसर को असाइन कर सकती है. नेक्स्ट है रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट इन केस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सुपरवाइजिंग एनी एकेडमिक एक्टिविटीज ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन. अब अगर जो एक्यूज्ड ऑफिसर है वो अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सुपरवाइजर है, एग्रीव्ड वुमेन के सीनियर है, तो जो है उसको भी जो कमिटी है वो रिस्ट्रेन कर सकती है कि इनको ये सुपरवाइज, इनका कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज को ये चार्ज्ड ऑफिसर जो है सुपरवाइज नहीं करेगा. नेक्स्ट है
हमने कमिटीज का पावर देख लिया। अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसका क्या ड्यूटीज है। तो सेक्शन 19 जो इस एक्ट का है वो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में बताता है। ये कहता है कि एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी है कि वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, डिस्प्ले करे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी। जो भी आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बना है उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिस्प्ले बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। और पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए क्या क्या दंड निर्धारित है वो भी उसको डिस्प्ले करना है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के बारे में वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और द लोकल कमिटी। तो लोकल कमिटी और इंटरनल कमिटी को जो भी नेसेसरी जरूरतें हैं, फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर का काम है, ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। असिस्ट इन सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेस। तो जो भी रिस्पोंडेंट है और विटनेस है उसका अटेंडेंस इंश्योर करने का में असिस्ट करने का काम एम्प्लॉयर का है। यह एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है उनका अटेंडेंस, रिस्पोंडेंट और विटनेस का। मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमिटी। तो इंटरनल कमिटी जो अपना रिपोर्ट है वो टाइमली सबमिट करे, ये काम भी देखने का एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। Make available such information, provide assistance to the woman if she so choose to file a complaint in relation to the offense under the Indian Penal Code or any other law or time being in force। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट में दिया गया है उसको अवेलेबल करवाना। और अगर वुमेन, अब तो इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस एक्ट के अंतर्गत अगर वो केस फाइल करना चाहती हैं तो उस केस को फाइल करने में भी असिस्ट करने का काम एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। नेक्स्ट है कॉज टू इनिशिएट एक्शन। इफ द एग्रीड वुमेन सो डिजायर्स वेयर द परपिट्रेटर इज नॉट एन एम्प्लॉय। अगर परपिट्रेटर जो एक्यूज्ड है, जो चार्ज ऑफिसर है, वो अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में भी जो है एक्शन इनिशिएट करना। और अगर वो कंप्लेंट फाइल करना चाहती हैं पुलिस को तो उसमें भी असिस्ट करने का काम एम्प्लॉयर का है, इज नॉट एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है अदर प्यूनिटिव एक्शंस। इसमें क्या क्या आता है। सस्पेंशन ऑफ द चार्ज ऑफिसर बिफोर और इशू ऑफ अ चार्जशीट। तो चार्जशीट इशू करने से पहले ऑफिसर को सस्पेंड किया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाए या वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, या जैसे कि कोई पब्लिक स्कैंडल में ऑफिसर इन्वॉल्व है तो उस तरह के केस में ऑफिसर को सस्पेंड किया जा सकता है बिफोर और आफ्टर इशू ऑफ चार्जशीट। पहले भी किया जा सकता है, बाद में भी किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफिसर्स, तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एग्रीव्ड वुमेन या चार्ज ऑफिसर को ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर फेयर इंक्वायरी, तो एग्रीव्ड वुमेन के केस में अगर एग्रीव्ड वुमेन जो पीड़ित महिला है अगर रिक्वेस्ट करती है तो उस केस में उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन चार्ज ऑफिसर के केस में, जो एक्यूज्ड ऑफिसर है उस केस में कंप्लेंट कमिटी जो है वो रेकमेंड कर सकती है कि एक्यूज्ड ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाए। स्पेशल प्रोविजन टू डील विथ थ्रेट और इंटिमिडेशन। अब ऐसा लगता है कि कमिटी को किसी प्रकार का थ्रेट या इंटिमिडेशन मिल रहा है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में ऑल्सो डिस्पेंस विथ इंक्वायरी अंडर रूल 19(2) एक्शन में बी टेकन विदाउट द इंक्वायरी। तो अगर कमिटी को किसी तरह का थ्रेट या इंटिमिडेशन मिलता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है बिना इंक्वायरी किए भी एक्शन इनिशिएट कर सकती है। अब अगर कमिटी कोई भी डिसीजन लेती है तो जो वुमेन है, जो पीड़ित महिला है, उसके पास अपील करने का अधिकार है अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई प्रूवन सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो उस केस में अ वॉच शुड बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years
आफ्टर अ डिसीजन इन अ प्रूवन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। वो जो चार्ज्ड ऑफिसर है, चार्ज्ड ऑफिसर पे 5 साल तक कम से कम निगरानी रखना है कि वो एग्रीड वुमेन को परेशान न करे इन अ प्रूवन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर ऐसा कोई प्रूवन केस है तो। अब अगर जो एम्प्लॉयर है, हमने ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर देख लिया अंडर सेक्शन 19। अब अगर कोई एम्प्लॉयर उसका उल्लंघन करता है तो उस पे 50,000 का फाइन जो है इम्पोज किया जा सकता है। अब अगर वो रिपीटेड नॉन कंप्लायंस है, 2 बार 3 बार जो है इस एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है और फाइन जो है 1 लाख, जो कि डबल है इसका, वो लगाया जा सकता है। और इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है रूल्स बनाने के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आगे चलते हैं। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को रजिस्टर करने के लिए एक सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे शी बॉक्स भी बनाया जाता है, कहा जाता है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि नोडल एजेंसी है फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट में। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बनाया गया है और इन्होंने एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कि शी बॉक्स किया कहा जाता है। फॉर एनी ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी अगर वुमेन इन में काम कर रही हैं तो वो डायरेक्टली अपना कंप्लेंट शी बॉक्स में रजिस्टर कर सकती हैं। उनका लिंक जो है वेबसाइट का ये दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अगर किसी तरह का कंप्लेन है तो। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल फर्निश अ मंथली रिपोर्ट to the Ministry of Women and Child Development, giving details of number of complaint received, disposed and action taken in the case। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो होता है उनको एक मंथली रिपोर्ट जो है, जिसमें कि डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव, डिस्पोज्ड, कितना कंप्लेंट उन्होंने डिस्पोज किया और क्या एक्शन किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भेजना होता है। कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर। अब कमिटी जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। इसको कमिटी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है। देन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ।